एवरीवन, कैसे हैं? तो हम आ चुके हैं अपने सोम के सेकंड क्लास पे। तो पिछली क्लास में हमने स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। तो आज के सेशन में हम इन्हीं चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि क्या चीजें हमारे लिए और इम्पोर्टेंट होने वाली है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने स्ट्रेन तक का देख लिया था, बट वहां पे हमने ये बात नहीं जाना था कि जो हमारा ट्रू स्ट्रेन है, उस ट्रू स्ट्रेस है, उसको हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा और भी पेपर में पूछ सकता है, रिजल्ट के बेसिस पे आ सकता है। जबकि हमने ये भले जान लिया था कि जो हमारा ट्रू स्ट्रेस है, वो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू होती है हमारी लोड अपॉन फाइनल एरिया, है ना। ये हमने जान लिया था पिछली क्लास में। तो आज का ये जो सेशन आप देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को तभी देखें जब आप पिछला वाला सेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लें। क्लियर है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी सेकेंड पार्ट को देखें उससे पहले वन को कवर कीजिए, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट और आएगा। क्लियर है? और जो भी नए इस चैनल पे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आपको मिलते रहे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है ट्रू स्ट्रेस का होता है लोड अपॉन फाइनल एरिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? लोड अपॉन फाइनल एरिया इनटू इनिशियल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया लिख सकते हैं ना। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा हमारा। तो फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन इनिशियल एरिया इनटू इनिशियल एरिया अपॉन फाइनल एरिया लिख सकते हैं। इसको हमने यहां रख दिया, इसको हमने यहां रख दिया ना, बस नीचे वाले को इंटरचेंज कर दिया, और तो कुछ किया नहीं नया हमने। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन इनिशियल एरिया, पढ़ाया था हमने, लोड अपॉन इनिशियल एरिया कहलाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, है ना, पिछले में। एक्स्ट्रा में यहां पे बच जाएगा हमारा ए नॉट बाय ए एफ। क्लियर है? और इसको मैं मान लेता हूं अपना इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? अब समझिए थोड़ा सा सबको, एक बात जो बोलने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण बात है। याद कीजिए, हमने ये बात बोला था पिछली क्लास में आपको कि आप ट्रू स्ट्रेस में फाइनल एरिया को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फाइनल एरिया कहीं भी गिवन नहीं होता हमारा, बट यहां से तो मैं इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया का रेशियो तो निकाल सकता हूं ना, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया का रेशियो निकलेगा, और जो भी वैल्यू आएगी यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा ट्रू स्ट्रेस का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है अंडरस्टूड है सबका? आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। तो हमें पता है कि बॉडी को अगर आप इलोंगेट करेंगे, लोड लगा के खींचेंगे, तो जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। भले लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन चौड़ाई तो घट जाएगी ना। तो जो वॉल्यूम रहने वाला है वो वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, लिख सकते हैं। और वॉल्यूम किसको कहते हैं? वॉल्यूम बोलोगे आप सर, वॉल्यूम बोलते हैं एरिया इंटू लेंथ को। तो इधर भी आप वॉल्यूम लिखोगे तो ये भी वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। अगर ये इनिशियल वॉल्यूम है तो इनिशियल एरिया हो जाएगा, इनिशियल लेंथ हो जाएगा। ये फाइनल है तो फाइनल एरिया हो जाएगा, फाइनल लेंथ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नाउ कैन आई राइट ए नॉट अपॉन ए एफ इक्वल टू एल एफ अपॉन एल नॉट, लिख सकते हैं इसको? फिर बोलेंगे हाँ सर। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? ए नॉट बाय ए एफ माइनस वन इक्वल टू एल एफ बाय एल नॉट माइनस वन, लिख सकते हैं हम इसको। क्या कर दिया हमने? दोनों साइड हमने माइनस वन को ले लिया। क्लियर है यहां तक सबका? बढ़ाऊं आगे? आइए आगे देखिए। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? ए नॉट बाय ए एफ माइनस वन इक्वल टू, इधर आप एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा एल नॉट एल एफ माइनस एल नॉट, हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कल जो हमने पढ़ाया था, फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में हमने? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही कहलाता है हमारा स्ट्रेन। क्लियर है? समझ में आ गया ना? यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका? वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका स्ट्रेन को, यानी इसके जगह पे आप वैल्यू डाल सकते हो स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन। और माइनस वन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस वन। दैट मीन्स यहां से आपने वैल्यू निकाल लिया, ए नॉट बाय ए एफ की वैल्यू निकाल लिया आपने, कितना? एप्सिलॉन प्लस वन। और एप्सिलॉन इज व्हाट? एप्सिलॉन इज योर ट्रू स्ट्रेन, सॉरी, एप्सिलॉन इज व्हाट? एप्सिलॉन इज योर स्ट्रेन। क्लियर है यहां तक?
आइए इसमें पुट कर दीजिए आप, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा, ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस इनटू ए नॉट बाय ए एफ, और ए नॉट बाय ए एफ की वैल्यू कितना है आपके पास, स्ट्रेन प्लस 1। क्लियर है सबका यहां तक, है ना। तो ये निकल गया आपका ट्रू स्ट्रेस का एक रिजल्ट, जो हो सकता है आपके जेईई के पेपर में आ जाए, अदरवाइज यही सब में भी आता है इस पे क्वेश्चन। तो आप इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रू स्ट्रेस को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा जब मेरे पास फाइनल एरिया गिवन नहीं होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेस। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलर वे में अगर आप ट्रू स्ट्रेन भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ट्रू स्ट्रेन वैसे हमने पिछली क्लास में बड़ा बताया था आपको, चेंज इन लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ होता है, लेकिन नहीं है अगर आपके पास फॉर्मूला तो कोई टेंशन नहीं लीजिए। आप देखो उसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका होता है ln स्ट्रेन प्लस 1। क्लियर है, दोनों को एक जगह लिख देता हूं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। कैसे याद करेगा एक स्टूडेंट, इधर देखिए, यहां है अगर ट्रू स्ट्रेस तो यहां आप स्ट्रेस ले लीजिएगा और एप्सिलॉन प्लस 1 यहां रख देना है। तो ट्रू स्ट्रेन में भी एप्सिलॉन प्लस 1 रख दीजिएगा, बस स्ट्रेस के जगह पे आपको ले लेना है यहाँ पे ln ले लेना है। क्लियर है, स्ट्रेस के जगह पे क्या ले लेंगे आप, ln ले लेंगे। तो ये निकल जाएगा आपका ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला। अंडरस्टूड है सबका, बोल दीजिए एक बार सबको ही आप लोग। चलिए बढ़े आगे। तो ये कहानी थी हमारी ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की अलग से सेपरेटली, जिसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस आपको कर दिया। आइए तो अब सुनिए थोड़ा सा एक बात जो बोलने वाला हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा सर ये बात कि स्ट्रेस हमारा दो तरह का था, एक था इंजीनियरिंग स्ट्रेस और दूसरा था हमारा ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस को आप निग्लेक्ट करेंगे एज एजम्पशंस में हमने देख लिया, तो हमें पता चल गया ट्रू स्ट्रेस की कहानी अब कभी नहीं आएगी, है ना। तो जो अभी हमारी स्ट्रेस कहानी आगे बढ़ेगी वो एक्चुअल में किसकी कहानी बढ़ेगी, तो सर आप बोलेंगे एक्चुअल में वो कहानी बढ़ेगी इंजीनियरिंग स्ट्रेस की। तो जो आप टाइप पढ़ते हैं ना एक्चुअल में स्ट्रेस का, तो वो टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है, कहीं बाय डिफॉल्ट भी अगर ऐसा लिखा होता है कि जहां पे आप स्ट्रेस को जनरली पढ़ते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, जहां सिर्फ स्ट्रेस भी लिखा होता है, तो आप खुद ब खुद अंडरस्टूड हो जाया कीजिए कि वो एक्चुअल में इंजीनियरिंग स्ट्रेस के टाइप थे। क्लियर है, आइए देखते हैं क्या है ये। तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है हमारा, या सिंपली जिसको आप स्ट्रेस भी कहते हैं, ये आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज योर शियर स्ट्रेस। क्लियर है आपका, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं आपके दो पार्ट में, जिसको आप कहते हैं एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज योर बेंडिंग स्ट्रेस। सेकेंड वन इज योर बेंडिंग स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस जो होता है ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं आपके दो पार्ट में, जिसको आप बोलते हैं एक को डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और दूसरा होता है आपका टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। क्लियर हो गई यहां तक सबको बातें, क्लियर है। सुनिए थोड़ा सा एक समरी टाइप का लिख रहा हूं, समरी, जहां से अगर कोई बच्चा नहीं भी पूरा करता है समरी से भी कर सकता है। देखो कैसे, जैसे एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस है, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू होगा एक्सियल लोड बटे एरिया। यहां से आप एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लेंगे ना, सिंपली स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, वही लगा दिया हमने। अगर हम निकालना चाहें बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा बी का फॉर्मूला होता है, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एम अपॉन आई इंटू वाई। लेकिन आप बोलेंगे सर ये कहां से आया, क्लियर है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की कहानी क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर। ध्यान में रखिएगा, इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिराइव करके दिखाऊंगा। जिस समय मैं ये प्रूव करूंगा कि प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, वहां पे इसको प्रूव करूंगा, जस्ट इस चैप्टर को खत्म करके। बट अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए इसको आप बस होल्ड कर लीजिए कि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एम अपॉन आई इंटू वाई।
क्लियर है? और इसमें क्या ये टर्म है इसको भी अभी जस्ट 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में ख्याल रखिएगा कि पूरा इस इक्वेशन का डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन करके भी दिखाऊंगा और इवन एप्लीकेशन भी पढ़ाऊंगा, इस इक्वेशन का यूज क्या है हमारे लाइफ में। अंडरस्टूड है? आइए, जब आप डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पढ़ते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यानी टाउ बोलते हैं इस सिंबल को, और टाउ इक्वल टू होता है आपका एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। ये हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। बट इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे किस वे में पूछेगा। अभी जैसे ही हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होगा स्लाइड, तो हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पे ही जाने वाले हैं। क्लियर है? वहां देखेंगे कि क्वेश्चन किस वे में पूछेगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस से, लेकिन फॉर्मूला आप यहां से याद रख लीजिएगा। रही बात टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की, तो टाउ टी इक्वल टू होगा आपका, टाउ टी इक्वल टू होता है आपका टी अपॉन जेड पी, टी अपॉन जेड पी। क्लियर है? क्या होता है हमारा टी अपॉन जेड पी। तो ये हमारा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस क्या है सर, इसके बारे में आपने कुछ बताना, बताया नहीं अभी। देखिए इधर टॉर्जनल शियर स्ट्रेस के भी डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में। तो ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, जिसके लिए पूरा एक चैप्टर है। आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि हमारे लिए कितना ज्यादा बहुमूल्य है। यहां पे जब हम प्योर बेंडिंग पढ़ेंगे तो यहां पे हम पढ़ेंगे प्योर बेंडिंग इक्वेशन, यहां पढ़ेंगे प्योर बेंडिंग इक्वेशन। और जब हम टॉर्जन पढ़ेंगे तो यहां हम पढ़ेंगे प्योर टॉर्जन इक्वेशन। इवन प्रूव करवाऊंगा ये सारी बात कि आया कहां से नहीं आया। क्लियर है? इसका मैं अभी लिख देता हूं थोड़ा सा पार्ट, इसका लिख देता हूं। एम कहलाता है आपका बेंडिंग मोमेंट, जिसको आप रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। जब डेरिवेशन करेंगे तो आप देख पाएंगे, बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगी। ये कहलाता है रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। आई रहता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और y क्या है हमारा, y भी है, y है हमारा कोई एक डिस्टेंस। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है हमारा बेंडिंग का, समझ जाएंगे। जब टॉर्जन में देखते हैं टाउ टी टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है टी, तो टी को आप ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहते हैं, और जो जेड होता है इस जेड को आप पोलर सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, पोलर सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। लेकिन मैं फिर से अभी बोल रहा हूं एक बार कि आप रटिए मत, इस चीजों को बस दे दिया एक समरी के टर्म में कि अगर आपसे पूछ ले एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस तो आप इस फॉर्मूला से बना लीजिए, बेंडिंग स्ट्रेस पूछे तो यहां से कर लीजिए, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है तो इसको रखिए और टॉर्जनल वाले को इससे रखिए, है ना। बट बेंडिंग वाला और टॉर्जनल वाला इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाला चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो यहां पे बैठ के टाइम पास करके कोई मतलब नहीं बनता, इसको अगले चैप्टर में करना ही है अपने को, ठीक है। और आपको एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है ये तो आपको आ ही गया कि सर एक्सियल स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। तो अभी जो मूल रूप से हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस किसको करना है, वो करना है आपको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को। अंडरस्टूड है? आइए देखते हैं क्या है हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का कहानी। बहुत बहुमूल्य है दोस्त, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस समझिए थोड़ा सा। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा था आपने, टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी, ये लिखा था ना, बोल लीजिए हाँ सर। पहले इसका सारा नेमिंग क्लियर करता हूं। एफ, एफ कहलाएगा आपका फोर्स, ए कहलाएगा आपका एरिया, वाई बार कहलाता है आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस। बट क्या है सेंट्रोइडल डिस्टेंस ये आप समझ नहीं पाएंगे अभी, ये जब तक डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो तब क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, टेंशन ना लीजिए भी, जस्ट 2 मिनट। आई कहलाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो बी है आपका विड्थ, बी क्या है आपका विड्थ। यहां तक क्लियर हो गया ना, नेमिंग क्लियर हो गया, फॉर्मूला देख लिया आपने। बट क्या क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि आप बताइए डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर,
फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपसे पूछेगा भाई कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। समझ में क्वेश्चन क्या आता है? दो चीजों का पूछेगा, एक पूछेगा रेक्टेंगल का, एक पूछेगा सर्कल का, है ना। आइए देखते हैं क्या है। समझिएगा थोड़ा सा सबको ही, पहले ये नहीं कि लिखने पे रहना आप लोग, कोई भी लिखने पे अभी मत रहना, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्या है। एक रेक्टेंगल कह रहा है तो आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। बना लिया हमने एक रेक्टेंगल, है ना। इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है इसको मान लिया हमने b, और इस रेक्टेंगल का जो डेप्थ है इस डेप्थ को मान लिया हमने d। कोई समस्या किसी को? बोलेंगे नहीं सर। यहां पे हमने हमने यहां पे एक न्यूट्रल लाइन डाल दिया, एक सेंटर लाइन डाल दिया। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ सर। अब मैंने क्या करा, अगर ये न्यूट्रल लाइन है, सेंटर लाइन है, इसका मतलब इसको आपने आधा कर दिया। तो आधा अगर आप कर देंगे तो इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? तो आप बोलेंगे सर इसकी हाइट बच जाएगी d/2 आधा। ठीक है सर। अब आप क्या कर रहे हैं, अब मैं यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, हमने एक स्मॉल सेक्शन कट कर लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ y। कितने? न्यूट्रल लाइन से y डिस्टेंस पे हमने कोई एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया। अंडरस्टूड है यहां तक? हाँ सर। अब आप बोलेंगे कि सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये वाली हाइट तो हमारा d/2 है, पूरा दिख रहा है ना, ये d/2 है। और ये वाली हाइट है हमारी y। ये वाली हाइट कितनी है? y। यहां से यहां तक ये हाइट कितनी है? y। तो ये वाला हाइट अगर मैं आपसे पूछता तो आप बोलते ये वाला हाइट होगा सर, आप लिख दीजिए d/2 माइनस y। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई कि आप ना ये जो स्मॉल एलिमेंट है इस पे भी एक न्यूट्रल लाइन डाल दीजिए, इस स्मॉल एलिमेंट पे एक न्यूट्रल लाइन डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आप इस स्मॉल एलिमेंट पे अगर एक न्यूट्रल लाइन डालेंगे, स्मॉल एलिमेंट पे एक न्यूट्रल लाइन डाल देंगे, तो समझिएगा थोड़ा, अगर इस स्मॉल एलिमेंट पे एक न्यूट्रल लाइन डालेंगे तो यानी इसको भी आपने आधा कर दिया, है ना। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? तो आप बोलोगे ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा सर हमारा d/2 माइनस y डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सबका ना? फिर से एक बार रिकॉल करता हूं। ये पूरा बॉडी है हमारा जिसका डेप्थ है d और विड्थ है b। इस पे एक न्यूट्रल लाइन ले लिया, तो न्यूट्रल लाइन ले लिया यानी इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया यानी d/2 हो गया। हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, स्मॉल एलिमेंट कट किया हमने एट ए डिस्टेंस ऑफ y से। क्लियर है यहां तक? तो ये डिस्टेंस अगर y है और यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस d/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा स्ट्रिप वाला? तो आप बोलोगे d/2 माइनस y। अब इस स्ट्रिप को अगर मैं आधा कर दूंगा तो आधा वाली हाइट कितनी हो जाएगी हमारी? ये वाली जो हाइट है d/2 माइनस y, इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा लिख दिया। अंडरस्टूड है सबका? आइए आगे देखते हैं। तो इस न्यूट्रल लाइन से इस न्यूट्रल लाइन के बीच की जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं y बार। क्या बोलते हैं डिस्टेंस को हम? y बार। अब समझ में आया सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है, इसीलिए बोला था डायग्राम से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो y बार का वैल्यू अगर लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर y बार यानी कि यहां से यहां तक ना, तो यहां से यहां तक यानी ये हो जाएगा y प्लस ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये वाला डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है? ये वाला डिस्टेंस सर आप बोलोगे ये है d/2 माइनस y/2। क्लियर है दोस्त सबका? y बार का वैल्यू समझ में आ गया? अगर y बार समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है, आगे मैथमेटिक्स है, बहुत आसानी से आप उन चीजों को कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू था F इंटू एरिया, है ना। फॉर्मूला क्या था? FA बार अपॉन I इंटू बी, यही था ना। तो एरिया, मैं अगर कहूं आपसे कि आप ना इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया बताइए क्या होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया बताइए क्या होगा इसका, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया पूछूं आपसे कि आप बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर स्मॉल एलिमेंट का एरिया ले लीजिए, ये वाला लेंथ हो जाएगा हमारा b और ये वाला लेंथ हो जाएगा हमारा d/2 माइनस y। तो इसका एरिया हो जाएगा आपका b इंटू d/2 माइनस y। क्लियर है? इंटू क्या होता है? y बार, और y बार का वैल्यू ये रहा, इसको रख दीजिए यहाँ पे y प्लस d/2 माइनस y/2 बटे आई। आई क्या बताया था हमने?
आई बताया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर बॉडी का आप सबको याद होगा होता है BDQ/12। रख दीजिए यहाँ पे BDQ/12 इनटू एक्स्ट्रा में क्या बचा था यहाँ पे बी, है ना, फॉर्मूला में आई इंटू बी था। बोल दीजिए एक बार हाँ, सबको ही समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहां से आपको दिख रहा होगा बी से बी हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहां से हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू एफ रहने दीजिए, D/2 माइनस वाई को उतार लीजिए, और इधर देखिए थोड़ा, यहाँ पे कितना है हमारा 1, है ना। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2, तो ऊपर हो जाएगा 2y प्लस D/2 माइनस वाई, है ना। और नीचे में कितना बच गया आपका, नीचे में बच जाएगा आपका BDQ/12। कोई समस्या किसी को यहां तक? चलो कुछ नहीं, क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं बस अब मैं। तो ये 2 से कट जाएगा आपका 6 बार में, और ये 6 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू 6f D/2 माइनस वाई। आगे देखिएगा यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए, ये D/2 को मैं लिख लेता हूं, है ना, D/2 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, और 2y में अगर एक y माइनस हो जाएगा तो एक y और बचेगा, यानी प्लस y, और नीचे में बच गया आपका BDQ। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ाते हैं इसकी कहानी। तो यहां से आ जाएगा टाउ इक्वल टू 6f। देखिए थोड़ा इस फॉर्मूला को एक बार, ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है, बटे BDQ। तो ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा 6f अपॉन BDQ। ये हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा D²/4 माइनस का y²। और ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को आप बोलते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड है सबका? बढ़िया, फाइनल रिजल्ट नहीं है दोस्त, ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कभी फॉर्मूला पूछ ले, 4 ऑप्शन दे के ये ऑप्शन दे दे, तो आप इसको जरूर टिक मार सकते हैं। क्लियर है? बट आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं इससे किस वे में पूछेगा क्वेश्चन, हमारा एग्जाम में कैसा पूछेगा उस पे लेके आता हूं आपको। तो कॉन्सेंट्रेट आप उन चीजों पे कीजिए। आइए ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से सुनना इसके बारे में। अगर मैं बात करूं एट टॉप की, एट टॉप की, टॉप देखिए इधर क्या था हमारा, इधर देख लीजिए। अभी चलिए डायग्राम पे लेके चलता हूं। एट टॉप, एट टॉप तो बॉडी का यही है ना, बोलेंगे हाँ सर यही है टॉप। तो एट टॉप पे अगर ये y यहां से यहां तक ये चल के जाता है एट टॉप पे, तो ये वाला डिस्टेंस पूरा कवर कर लेगा यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस अगर पूरा कवर कर लिया तो ये जो y का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, D/2 के। बोलेंगे हाँ सर। तो एट टॉप पे y हमारा टेंस करके पहुंच जाएगा D/2 पे। सही बात है, इसी की वैल्यू को इसमें डालिए आप, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू 6f अपॉन BDQ इंटू D²/4 माइनस y², है ना। y² और y का मान कितना है, D/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा D²/4। और आपको दिख रहा है D², ये तो माइनस 0 कर देगा, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस सरफेस पे कितना आता है, टॉप बोल दे या सरफेस बोल दे, बात बराबर है, या बॉटम ही क्यों ना कह दे, है ना। यानी कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एट द सरफेस पे कितना होता है, 0। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेईई का पूछेगा, बहुत बारीकी से इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर देता हूं आपके लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक टॉप का कहानी हो गया ना, फिर आपसे पूछेगा आप बताइए एट न्यूट्रल लाइन पे। न्यूट्रल लाइन कहां था, आ जाओ डायग्राम दिखाता हूं। न्यूट्रल लाइन ये रहा आपका न्यूट्रल लाइन, है ना, ये न्यूट्रल लाइन। तो y तो आप यहीं से मेजर कर रहे हैं ना, तो यहां पे y का मान कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे यहां पे 0 रहेगा। तो एट न्यूट्रल लाइन पे y का मान कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, तो टाउ इक्वल टू 6f अपॉन BDQ D²/4
यही बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ y का मान कितना हो चुका होगा आपका 0 है ना, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यही वाला बचेगा बस। और यहां से आप बोलेंगे डी स्क्वायर डी क्यू कटेगा, एक डी बचेगा, इसको कटा दीजिए 2 बार में, इसको कटा दीजिए 3 बार में, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 3/2 एफ अपॉन बी, और एक डी बचा होगा ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 एफ अपॉन बी इंटू डी। तो देखिए थोड़ा, अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी है तो रेक्टेंगल का एरिया लिखूंगा तो एरिया हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा इसका बी इंटू डी, सही बात है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बी इंटू डी रिप्रेजेंट करता है हमारा एरिया को, अंडरस्टूड है। तो ये हो गया 3/2, और फोर्स अपॉन एरिया ये स्ट्रेस देता है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस देगा आपको पता है कि सरफेस पे 0 है, तो न्यूट्रल लाइन पे क्या हो रहा होगा आपका मैक्सिमम, दैट मींस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3/2 इंटू टाउ एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना एसएससी जेई में पूछा है, एवरेज शियर स्ट्रेस दे रखा था 60 मेगापास्कल, और पूछा था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 60 करोगे तो 2 से 60 कट जाएगा हमारा 30 बार में, तो 30 या 90 आंसर हो जाएगा। तो अगर ये रिजल्ट याद होगा ना तो ही बना पाओगे, इसको मैंने प्रूव करके भी आपको आज दिखा दिया। बढ़ाओ आगे, चलिए। तो ये रेक्टेंगल का था, ऐसे ही एक सर्कल का लिख देता हूं, फॉर सर्कल, उसका डेरिवेशन नहीं करूंगा है ना, तो याद रख लेना इसका। टाउ मैक्स इक्वल टू होता है आपका 4/3 इंटू टाउ एवरेज। रेक्टेंगल का होता है 3/2 और सर्कल का होता है हमारा 4/3। क्लियर है? तो आज हमने अभी इसमें स्ट्रेस का कहानी कर दिया, और बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। बट कल की क्लास में जो करेंगे हम बहुत डीप में जानेंगे स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन कितने तरह के होते हैं, जहां पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल, वॉल्यूमेट्रिक, ये सब सारी कहानी आने वाली है, इवेंट्रिक, पॉइजन रेशियो, ये सब आएगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वहां से सबको इसके बारे में जानकारी आ जाए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, ओके।